आई एम सॉरी जान, उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने की और जिसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ी। आपके साथ ज़बरदस्ती शादी करना, आपका अपमान करना, आपको छोड़कर चले जाना, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, सबके सामने आपका मजाक बनाना। सच में मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ कि कैसे मैंने आपको बेसहारा छोड़ दिया था। मुझे खुद से नफरत हो जाती है जब मेरे मन में उस पल का ख्याल आता है कि आपने कैसे अकेले इस दुनिया का सामना किया होगा। आपके खिलाफ कितनों ने उंगलियां उठाई होगी, तब आपने कैसे अकेले ही सब कुछ सहा होगा। मैं खुद को बहुत ही लाचार महसूस करता हूँ जब जब मेरे मन में यह ख्याल आता है कि जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं था। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा के तौर पर मुझे मौत। परंतु अस्वी ने अध्यांश को अपनी बात पूरी करने नहीं दी और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर उसके पास आकर उसके होठों पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक दिया। अध्यांश अपनी बात कहते कहते इतना व्यथित हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अस्वी उसके पास आकर खड़ी हो गई। जब उसने अस्वी के स्पर्श को अपने होठों पर महसूस किया तो उसने सिर उठाकर अस्वी की ओर देखा। अस्वी ने तुरंत ही इनकार में सिर हिला दिया। अध्यांश को बोलने से रोकते हुए अस्वी ने प्यार से उसकी आंखों में झांक कर कहा, बस अध्यांश, कितनी बार आप माफ़ी मांगेंगे? और वैसे भी अतीत में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। उस वक्त आप सच्चाई से अनजान थे। रही बात मुझे माफ़ करने की, तो मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैंने आपकी आंखों में पश्चाताप देखा था। अस्वी की बातों से अध्यांश के दिल को सुकून मिला। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अध्यांश को मुस्कुराते हुए देखकर अस्वी ने उससे पूछा, अब? अध्यांश ने शब्दों में जवाब देने के बजाय अस्वी को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर ले गया। वहाँ जाकर उसने अस्वी को एक दीवार के पास खड़ा कर दिया और उसे नीचे उतारते हुए कहा, जान, अब वो नाम बोलो जो तुमने अपनी मेहंदी में लिखवाया था। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अध्यांश ने उसकी मेहंदी को इतनी बारीकी से देखा होगा कि उसने उसमें क्या नाम लिखा है वो भी पढ़ लिया होगा। आश्चर्य से देख रही अस्वी की ओर अध्यांश ने मुस्कुराते हुए देखा और अपनी आंखों से इशारा किया। जब थोड़ी देर तक अस्वी कुछ नहीं बोली तो अध्यांश को ही कहना पड़ा, जान, अब बोल भी दो। अध्यांश के कहने पर इस बार अस्वी बिना ज़्यादा सोचे बोल उठी, अध्यस्वी। जैसे ही अस्वी ने अध्यस्वी कहा, पूरे कमरे की छत थैंक यू से गूंज उठी। यह देखकर उसका मतलब जानने के लिए अस्वी ने अध्यांश की ओर देखा। जवाब में अध्यांश ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जान, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा जीवन खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे प्यार और रिश्तों का महत्व समझाने के लिए, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देने के लिए, मेरे जीवन के हर रिश्ते को अपनाकर उसे अपने प्यार और देखभाल से सींचने और संवारने के लिए, और सबसे ज़रूरी, मुझे माफ़ करके एक और मौका देने के लिए। अस्वी बस प्रेम से अध्यांश को देख रही थी। अध्यांश भी उसकी आंखों में खो गया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में यूं ही खोए रहे। थोड़ी देर बाद अस्वी उत्साह में आकर अध्यांश से पूछ बैठी, अब आगे क्या कहना या करना है? अस्वी के पूछने पर अध्यांश का उसके साथ थोड़ा मजाक करने का मन हुआ। पहले उसने उसे अपने आलिंगन से आज़ाद किया और फिर अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे छत की ओर ले जाने लगा। अस्वी बस उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अध्यांश अस्वी को लेकर छत पर आया और उसे नीचे उतारने के बाद कहा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है शायद आप वो बोल नहीं पाओगी। अध्यांश के कहने पर अस्वी मासूमियत से बोली, ऐसा क्या है, बताइए तो, क्या बोलना है? मैं चुटकी बजाते ही बोल दूंगी। अस्वी के कहने पर अध्यांश ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, ओके, तो फिर बोलकर दिखाओ। अस्वी की नज़र जैसे ही आसमान की ओर गई तो वहाँ कुछ अक्षर पटाखों से लिखे हुए दिखाई दिए। उन्हें पढ़ते ही अस्वी शर्मा गई। उसके गालों पर शर्म के कारण गुलाबी रंग छा गया। लेकिन अध्यांश ने उससे अपनी नज़रें झुकाने से पहले ही उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा, आई लव यू रानी साहिबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज दूसरी बार ऐसा हुआ था जब अध्यांश ने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया था। अस्वी बस प्रेम से उसकी आंखों में निहार रही थी।
अध्यांश भी उतने ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, और ये प्यार आजकल का नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों से मैं आपसे यूं ही प्यार करता हूँ जान। जब मैंने आपको पहली बार दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास देखा था, जहाँ आप मेरी कार को रोकने के लिए सड़क के बीच में खड़ी थी, अध्यांश के होठों से अपने लिए प्यार का इजहार सुनकर अस्वी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका दिल बेकाबू हो गया। एक तरफ अध्यांश के मुंह से अपने लिए प्यार का इजहार सुनकर उसे खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ वो हैरान भी थी, यह जानकर कि अध्यांश ने उसे पहली बार दिल्ली में देखा था, और वह भी सड़क के बीच में, वह भी उसकी कार को रोकने के लिए। लेकिन कब? अस्वी ने बहुत कोशिश की याद करने की, पर उसे कुछ भी याद नहीं आया। अस्वी का दिमाग इससे ज़्यादा सस्पेंस संभाल पाने में असमर्थ था, इसलिए उसने ज़्यादा न सोचते हुए अध्यांश से पूछ लेना ही सही समझा, और बिना पल गवाए अस्वी ने अध्यांश से सवाल किया, अध्यांश, जहाँ तक मुझे याद है, हम दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए मेरा अपहरण किया था। तो फिर यह सड़क के बीच में मुझे देखना, और वह भी दिल्ली में, और ऊपर से मेरा आपकी गाड़ी को रोकना, ये सब क्या है? मुझे सच में याद नहीं है कि हमारी कोई ऐसी मुलाकात हुई हो। अध्यांश प्यार से मुस्कुराते हुए अस्वी को इस तरह उलझन में अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचते हुए देख रहा था। फिर उसने उसे बताते हुए कहा, जान, जरा याद करो कि आप कैसे सड़क के बीच में खड़े होकर गाड़ी को रोकने के लिए तैयार हुई थी, और पत्थर मारकर उसकी खिड़की का कांच तोड़ दिया था। और जब वह गाड़ी रुक गई तो आप गाड़ी के पास आई, दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठे इंसान का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया था। इतना ही नहीं, आपने उसके ड्राइवर और असिस्टेंट को भी गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म दिया, और जिस इंसान का हाथ पकड़ा था उसे दूर ले गई थी। जैसे ही आप उसे गाड़ी से दूर ले गई, कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। अध्यांश ने इतने सारे हिंट दिए जिसने अस्वी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचते सोचते कभी वह सिर खुजलाती तो कभी अपनी उंगली से अपने गाल को टैप करती। अस्वी की ऐसी क्यूट हरकतें देखकर अध्यांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अध्यांश जिस बात का जिक्र कर रहा था वह 6 साल पुरानी थी, इसलिए उसे याद करने में अस्वी को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार अस्वी को याद आ ही गया। लेकिन याद आते ही वह गुस्से में बोल पड़ी, हाँ याद आया, याद आया। पता नहीं कौन बेवकूफ़ था जो मेरी इतनी ज़ोर से चिल्लाने के बावजूद भी अपनी ही धुन में था। मैं उसके पीछे पीछे अक्षरधाम मंदिर से ही थी। कितनी बार आवाज़ लगाई मैंने उसे, लेकिन ना उसने मेरी एक भी आवाज़ सुनी और ना ही उसने मुझे देखा। वो तो छोड़ो, उसके बॉडीगार्ड भी उसके जैसे ही थे, बिल्कुल बेवकूफ़। कोई लड़की इतने समय से उनके बॉस की गाड़ी का पीछा कर रही थी, फिर भी किसी को इस बात का एहसास नहीं था। अच्छा हुआ कि मैं दिल्ली में रहती थी, इसलिए मुझे शॉर्टकट्स पता थे। मैंने शॉर्टकट लिया और उसकी गाड़ी के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि उसका ड्राइवर गाड़ी रोके। गाड़ी रुकने के बाद भी वह पागल गाड़ी से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ था। अच्छा हुआ कि मैंने खुद उसे गाड़ी से बाहर खींचा ताकि मैं उसे बचा सकूं, वरना उसके दुश्मनों ने तो उसे मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बेवकूफ़, अकल का दुश्मन, पागल। बोलते बोलते अस्वी अचानक रुक गई जब उसकी नज़र अध्यांश पर पड़ी, जो उसे पलके झपकाए बिना देख रहा था, जैसे कि अस्वी ने उसे कितने नए नामों से नवाजा हो। अध्यांश का उसे ऐसे देखना देखकर अस्वी को कुछ खटका और वह तुरंत हैरानी से बोल उठी, वो बेवकूफ़ आप थे। बोलते तो बोल गई अस्वी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दीबाजी में क्या कह दिया। उसने तुरंत अपने दांतों के बीच अपनी जीभ दबा ली। अस्वी को अपनी गलती का एहसास था, जो अध्यांश को भी महसूस हुआ। हालांकि उसे अस्वी से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए अस्वी की उदासी दूर करने के लिए अध्यांश ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर बड़े प्यार से उसे कहा, जी हाँ रानी साहिबा, वह पागल और बेवकूफ़ मैं ही था, जो एक बहुत ही खूबसूरत हसीना को निहारने में इतना खो गया था कि मुझे अपने आसपास कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। अध्यांश इतने संकेत देकर खुद भी 6 साल पहले उन सुनहरी यादों में खो गया जब उसने अस्वी की पहली झलक देखी थी। 6 साल पहले, उस समय अस्वी MBBS के फाइनल ईयर में थी और उस दिन उसका पहला पेपर था। मिस्टर रैना उस समय गुजरात में IAS अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और उनकी मुलाकात 1-2 बार प्रमुख स्वामी महाराज से हुई थी, जिससे उन्हें BAPS संस्था के प्रति गहरा लगाव था। मिस्टर रैना की तरह ही रैना परिवार के सभी सदस्य भगवान स्वामी नारायण में अटूट आस्था रखते थे।
यही वजह थी कि अश्वी ने अपनी हर परीक्षा से पहले स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर में दर्शन करने का नियम बना लिया था। उस दिन भी अश्वी अक्षरधाम मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल ही रही थी, तभी उसने पार्किंग में एक आदमी की बातचीत सुनी। वह व्यक्ति फोन पर किसी से कह रहा था कि उसने एक ब्लैक रेंज रोवर में बम फिट कर दिया है जो ठीक 10 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाएगा। पहले तो अश्वी ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसी पल उसकी नज़र पार्किंग से बाहर निकलती एक ब्लैक रेंज रोवर पर पड़ी। उसे देखते ही ना जाने क्यों अश्वी के दिल में घबराहट बढ़ने लगी। इस अजीब से एहसास को महसूस करते हुए अश्वी ने अपने परीक्षा में लेट होने के बावजूद उस ब्लैक रेंज रोवर को रोकने के लिए अपना एक्टिवा लेकर उसके पीछे जाने का फैसला किया। रेंज रोवर काफ़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन अश्वी ने उसका नंबर याद कर लिया था, जिससे उसे शॉर्टकट लेकर उसे आगे पकड़ने में मदद मिली। अगले मोड़ से पहले ही अश्वी ने रेंज रोवर को ओवरटेक किया और पत्थर फेंककर उसका पिछला शीशा तोड़ दिया, जिससे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, अश्वी तेजी से रेंज रोवर के सामने जाकर खड़ी हो गई। रेंज रोवर के अंदर अध्यांश बैठा था, जो खुद भी किसी धार्मिक काम से अक्षरधाम आया था। अश्वी ने अपना एक्टिवा स्टैंड पर खड़ा किया और नीचे उतरी। अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो 10 मिनट पूरे होने में केवल 2 मिनट ही बाकी थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। बिना कुछ सोचे समझे अश्वी गाड़ी के पास गई और दरवाज़ा खोलकर अध्यांश का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। साथ ही गाड़ी में बैठे ड्राइवर और आजर्व को भी बाहर निकलने का सख्त आदेश दिया। एक अनजान लड़की के ऐसे अजीब व्यवहार को देखकर ड्राइवर, आजर्व और अध्यांश के बॉडीगार्ड अस्तबद्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। सबने एक साथ अध्यांश की ओर देखा, जिसने इशारे से उन्हें अश्वी की बात मानने का संकेत दिया। अश्वी अध्यांश को खींचकर गाड़ी से दूर ले आई। ड्राइवर, आजर्व और बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज भी उनके पीछे पीछे आई। अश्वी अध्यांश को थोड़ी ही दूर लेकर गई थी कि उनकी रेंज रोवर एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। धमाके की वजह से सबका ध्यान रेंज रोवर पर था, लेकिन अध्यांश जब से उसने अश्वी को देखा था, उसकी नज़र एक पल के लिए भी अश्वी से हटी नहीं थी। अध्यांश बस अश्वी को देख रहा था। नीली आंखें, नन्ही नाक, गोरा रंग, आंखों में चमक, कमर तक पहुंचने वाले लंबे लहराते बाल, काले डेनिम पर गुलाबी क्रॉप टॉप और उसके ऊपर सफ़ेद श्रग। एक हाथ में साधारण घड़ी और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। पैरों में सफ़ेद स्नीकर्स। चेहरे पर मेकअप के नामो निशान नहीं, फिर भी उसकी खूबसूरती अद्भुत थी। अध्यांश अश्वी की खूबसूरती में इस हद तक खो गया कि उसे अपने चारों ओर जरा भी भान नहीं था। तभी आजर्व आया और उसे हिलाया, तब जाकर वह होश में आया। अध्यांश ने होश में आने के बाद चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन अश्वी कहीं नज़र नहीं आई। अश्वी को न देखकर अध्यांश ने आजर्व से पूछा तो उसने बताया, सर वह लड़की तो कब की चली गई। आजर्व का अश्वी को वह लड़की कहना अध्यांश को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने आजर्व को कड़क और रुआबदार आवाज़ में कहा, मैम कहकर बुलाना मिस ब्यूटीफुल को, और जल्दी से मुझे मिस ब्यूटीफुल की सारी जानकारी मेरे टेबल पर चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम कर। इतना ही नहीं, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो मिस ब्यूटीफुल के लिए 24 घंटे की महिला बॉडीगार्ड की व्यवस्था कर, क्योंकि मिस ब्यूटीफुल ने जिस तरह मेरा जीवन बचाया है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरे दुश्मन मिस ब्यूटीफुल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तू ध्यान रखना कि तेरी मैम को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझ गया। आजर्व को आज अपने बॉस का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाले उसके बॉस आज एक लड़की, ओह माफ़ करना, उसकी मैम के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि उनकी जानकारी निकालने के लिए कह रहे हैं, और ये जादू भी तो केवल एक ही मुलाकात में हुआ। आजर्व को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अध्यांश के गुस्से को भली भांति जानने के कारण आजर्व ने बस अपना सिर हिलाया। जी सर। एक और बात, जो भी महिला गार्ड मैं तेरी मैम के लिए नियुक्त करूँगा, उसे सख्ती से समझा देना कि मिस ब्यूटीफुल का पूरा ध्यान रखे, और साथ ही अपने साथ एक छिपा हुआ कैमरा भी रखे, ताकि हमेशा तेरी मैम मेरी नज़रों के सामने रहे। जी सर, हो जाएगा। आजर्व ने फिर से सिर हिलाया। इस बीच अध्यांश के लिए दूसरी गाड़ी आ गई, जिसमें बैठकर अध्यांश एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अध्यांश की यूएसए के लिए फ्लाइट थी। जब तक अध्यांश यूएसए पहुंचा, तब तक आजर्व ने अश्वी की सारी जानकारी अध्यांश को मेल कर दी थी।
उस दिन से 1 साल तक अध्यांश को बिजनेस के काम से बाहर रहना पड़ा, जिससे फिर से अस्वी से मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लेकिन अध्यांश की धारणा के अनुसार अस्वी पर कई हमले हुए, लेकिन अध्यांश की दूरदर्शिता के कारण अस्वी तक एक भी हमलावर नहीं पहुंच सका। जब अध्यांश से अस्वी की दूरी सहन नहीं हुई तो उसने अपना सारा काम छोड़कर तुरंत इंडिया वापस आ गया। लेकिन जिस दिन अध्यांश अस्वी से मिलने जा रहा था, उसी दिन सब कुछ बिगड़ गया और जहाँ प्रेम की नई शुरुआत होने वाली थी, वहाँ नफरत की शुरुआत हो गई। एक ऐसी नफरत जिसकी आग में केवल और केवल अस्वी को ही जलना पड़ा। अध्यांश अस्वी के साथ की पहली मुलाकात की यादों में खोया हुआ था। तभी उसे अमन के कारनामे याद आ गए, जिससे उसकी अस्वी के साथ मीठी यादें कड़वी यादों में बदल गई। इसके कारण उसके चेहरे पर की मुस्कान गायब होकर उसकी जगह गुस्सा आ गया, जो बात पहले से ही ध्यान केंद्रित कर रही थी। अस्वी ने भी उसे नोटिस किया और उसे इस बदलाव का कारण समझ में आ गया। उसने अध्यांश का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जिससे अध्यांश की नज़र उसकी नज़रों से मिल गई। दोनों की नज़रें मिलते ही अस्वी ने अपना चेहरा नामे हिलाकर उसे कहा कि वह खुद को गिल्टी महसूस ना करे। अस्वी की इस संतावना से अध्यांश ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मैं आज भी उस क्षण को दुत्कारता हूँ जब मैंने अपने प्यार पर दोस्ती को प्राथमिकता दी। आज भी खुद से यही सवाल करता हूँ कि मैंने अपने प्यार पर भरोसा ना करके एक धूर्त आदमी पर क्यों विश्वास किया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस दिन अपने प्यार के पास न जाकर अपने दोस्त के पास गया। इस गलती की सज़ा मैंने तो आपसे दूर रहकर भोगी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपने सहन किया है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर मैंने उस दिन ऐसा न किया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मैंने अपने प्यार को यह सजा न दी होती कि उसे वह सब भोगना पड़ता जो उसे भुगतना पड़ा। मैंने अपनी ओर से एक भी बाहरी दुश्मन को तो पास नहीं आने दिया, लेकिन मेरे करीबी दुश्मन जो मेरे दोस्तों के रूप में बैठे थे, उन्हें रोक नहीं सका, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। बोलते बोलते ही अध्यांश की नज़रें अस्वी पर पड़ी, जो उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ उसे ही देख रही थी, लेकिन उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। अध्यांश ने अस्वी की हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़कर बोला, आई एम। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अस्वी ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक दिया और खुद बोली, अगर अब मैंने आपके मुंह से एक बार भी सॉरी सुना तो मैं फिर से आपको छोड़कर चली जाऊंगी। फिर कहना सारे जीवन सॉरी, जिसे कहना हो उसे। अस्वी के मुंह से छोड़कर जाने की बात सुनकर अध्यांश ने तुरंत अस्वी का हाथ पकड़कर उसे अपने आलिंगन में समेट लिया। खबरदार, अगर आप फिर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अध्यांश ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। अध्यांश की नाराजगी उसकी आवाज़ में झलक रही थी, जिसका एहसास होते ही अस्वी के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। उसने अध्यांश के चारों ओर अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप भी अब यह सॉरी पुराण बंद कर दो। थोड़ी देर ऐसे ही अध्यांश के प्रेम भरे आलिंगन में समाये रहने के बाद अस्वी उससे थोड़ी दूर हुई, लेकिन अध्यांश ने अस्वी से अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की। अस्वी ने अपना एक हाथ अध्यांश के गाल पर रखा और प्यार से कहा, मैं आपसे नाराज़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ अध्यांश। इन शॉर्ट, उस समय आपकी जगह मैं होती तो मैं भी वैसा ही करती, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अस्वी की बात सुनकर अध्यांश भी मुस्कुरा उठा। उसकी ऐसी मुस्कान देखकर अस्वी ने उसके गाल पर किस करके खुद को फिर से उसके आलिंगन में छुपा लिया। अस्वी की इस हरकत से अध्यांश के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। अध्यांश, क्या अब आपके सरप्राइज खत्म हुए या फिर और भी कुछ बाकी है? अस्वी ने अध्यांश के आलिंगन में रहकर उससे पूछा। जवाब में अध्यांश ने अस्वी से कहा, बस एक आखिरी सरप्राइज, और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर टेरेस की दूसरी साइड पर ले गया। अध्यांश अस्वी को लेकर एक कमरे में आया, जहाँ एक बिस्तर था। अध्यांश ने अस्वी को बिस्तर पर लिटा दिया। अस्वी के बिस्तर पर लेटने के बाद अध्यांश भी उसके पास आकर लेट गया। अध्यांश के बिस्तर पर आने पर अस्वी उसके करीब आकर उसके गले लग गई। अस्वी का सिर अपनी छाती पर रखते हुए अध्यांश ने बिस्तर के पास के स्विच बोर्ड से एक स्विच दबाया, जिससे पूरे कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही पूरा कमरा चंद्रमा की रोशनी से भर गया। अचानक इतनी सारी रोशनी आने पर अस्वी ने नज़र घुमाकर देखा कि आखिर इतनी रोशनी आई कहाँ से। तब अस्वी ने देखा कि ऊपर की छत पूरी कांच की बनी थी, जो पारदर्शी थी।
जिससे चंद्रमा की रोशनी कमरे में आ रही थी। अस्वी यह सब देख ही रही थी, तभी उसके कानों में अध्यांश की आवाज़ पड़ी। जान, आज मैं आपको आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ लाया हूँ, ताकि हमारे जीवन की नई शुरुआत होने से पहले हमारे बीच जो भी सीक्रेट है उनके बारे में आपको जानकारी हो और हमारे बीच कोई गलतफहमी न रह जाए। जवाब में अस्वी ने हामी भरी। अध्यांश ने अपनी बात कहने की शुरुआत की। उस दिन जब हम हुकुम शाह के घर गए थे तो मुझे अकेले में ले गए थे बात करने के लिए। तो वह पाकी के शादी की बात नहीं थी। हुकुम शाह चाहते हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है तो हुकुम शाह के पद की जिम्मेदारी मैं ले लूँ। मतलब कि उनके बाद राजस्थान के हुकुम शाह अब मैं बनूंगा, ताकि वो रिटायर हो सके। इतना कहकर अध्यांश एक क्षण के लिए रुक गया। अध्यांश रुक गया कि इस मौके का फायदा उठाते हुए अस्वी ने तुरंत उससे पूछा, तो आपने क्या सोचा है? अस्वी के पूछने पर अध्यांश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे जिम्मेदारियों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन पीछे हटता है, क्योंकि हुकुम शाह बनना मतलब है कि बेंगलोर छोड़कर जोधपुर शिफ्ट होना। हालांकि मुझे बिजनेस की चिंता नहीं है, वह तो अंगद अब अकेले हाथों से संभालने के लिए काफ़ी सक्षम हो गया है। लेकिन मैं परिवार से दूर नहीं होना चाहता। मान लो कि मैं अभी भी सबसे अलग अस्वी मेंशन में रह रहा हूँ, लेकिन वह अंतर मैं कुछ घंटों में काट सकता हूँ। और अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो परिवार के सदस्य अस्वी मेंशन में आ जाते हैं मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन अगर मैं जोधपुर शिफ्ट होता हूँ तो फिर परिवार से दूर रहना पड़ेगा। तो अब मैं खुद बहुत असमंजस में हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि यह निर्णय आप लो। आप जो निर्णय लोगी वो मेरे लिए मान्य होगा। अध्यांश ने अपना आखिरी निर्णय अस्वी पर छोड़ दिया। अध्यांश द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी ने अस्वी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अस्वी की उलझन दूर हो और उसे निर्णय लेने में आसानी हो, इसके लिए अध्यांश ने एक और बात बताई। और हुकुम शाह उस दिन अस्पताल में आकर जो शर्त पर बात कर रहे थे, वह शर्त भी यही है कि मैं उनकी जिम्मेदारियों को संभालूं और उनके बाद राजस्थान का हुकुम शाह बनूं। हुकुम शाह की शर्त बस अध्यांश को उनके उत्तराधिकारी यानी राजस्थान के नए हुकुम शाह बनाने की थी। यह जानकर अस्वी ने राहत की सांस ली। उसकी जो असुरक्षा थी अध्यांश को लेकर, वह कहीं न कहीं कम हो गई, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अध्यांश ने आखिरी निर्णय लेने की शक्ति अस्वी को सौंपी, तो अस्वी ने अपना फैसला सुनाने से पहले अध्यांश से कुछ बातें जानने के लिए फिर से पूछा, अध्यांश एक बात पूछूं? जान। अध्यांश ने ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस हामी भरी। अपने मन में जो चल रहा था उसके बारे में अश्विन ने अध्यांश से पूछा, अगर आप हुकुम शाह का पद संभालते हैं तो मैं आपके साथ जोधपुर शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन क्या दादी, मम्मी, चाचू, चाची भी जोधपुर शिफ्ट नहीं हो सकते? अगर सभी जोधपुर शिफ्ट हो जाते हैं तो अंगद बेंगलोर में अकेला पड़ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि अंगद भी जोधपुर आ जाए, क्योंकि किसी को तो बेंगलोर रहकर बिजनेस संभालना पड़ेगा। अस्वी के सवाल के जवाब में अध्यांश ने उसे बताई गई संभावनाओं को नकार दिया। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी कुछ सोचकर बोली, मैं क्या कहूँ, इस बात को दैविक भाई के विवाह तक पोस्टपोन रख ले। जैसी आपकी मर्जी। अध्यांश ने भी किसी भी तरह की दलील न देते हुए उसकी बात को मान लिया। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। कमरे में चुप्पी छा गई, लेकिन अस्वी के मन में अभी भी कई सवाल थे जो वह अध्यांश से पूछना चाहती थी। इसलिए उसने ज़्यादा न सोचते हुए अध्यांश से कहा, एक और सवाल है, पूछूं? जान। जवाब में अध्यांश ने बस इतना ही कहा। अध्यांश की हाँ सुनकर अस्वी ने पूछा, अमन को आपके साथ क्या दुश्मनी है? मतलब क्या उसे पहले से ही पता था कि आप मुझे पसंद करते हैं? लेकिन उस विषय पर अध्यांश को कुछ पता नहीं था, तो वह क्या बताता? फिर भी उसने अपने तरीके से अस्वी के सवालों के जवाब दिए। मुझे तो नहीं पता कि वह पहले से जानता था या नहीं। रही बात दुश्मनी की, तो मुझे सच में नहीं पता कि उसके मन में मेरे लिए कौन सी खुन्नस है। तो फिर मुझे लगता है कि आपको हुकुम शाह का पद संभाल लेना चाहिए। अध्यांश का जवाब सुनते ही अस्वी बिना किसी विचार के तुरंत बोल पड़ी, लेकिन अध्यांश को यह बात समझ में नहीं आई। इसलिए उसने अस्वी से सवाल किया, क्यों जान? क्योंकि अगर आप हुकुम शाह का पद संभाल लेते हैं तो आपकी शक्ति भी बढ़ जाएगी, और दूसरी एक बात, अगर आप हमेशा के लिए जोधपुर शिफ्ट हो जाते हैं
तो शायद जो राज छुपे हुए हैं उन्हें खोजने में भी आसानी होगी। अपनी बात समझाते हुए अश्वी ने कहा, यह बात तो सही है। अश्वी द्वारा बताए गए संभावनाओं पर विचार करते हुए अध्यांश को भी उसकी बात सही लगी। और आपने ही मुझे बताया था कि जब जोधपुर राज्य की राज्य गद्दी खतरे में थी तब हुकुम शाह ने ही आपकी मदद की थी। तो फिर अब उस मदद का बदला चुकाने का समय आ गया है अध्यांश। अश्वी ने अध्यांश को समझाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। अध्यांश को अश्वी की यह दलील भी सही लगी। आपकी बात सही है। जब दुश्मन जोधपुर राज्य की राजगद्दी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे उस समय हुकुम शाह ने ही जोधपुर राज्य की राजगद्दी की रक्षा की थी और उसकी देखभाल भी की थी। तो फिर आपको भी उनकी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए और उन्हें जीवन के अंतिम चरण में आराम देना चाहिए। अध्यांश के पूरी तरह से अपनी बात के साथ सहमत होने के लिए अश्वी ने अपनी आखिरी दलील की। इस बारे में सोचते सोचते अध्यांश के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उन यादों को अश्वी के साथ साझा करते हुए अध्यांश ने कहा, आपको पता है जान, जब मैं छोटा था तब हुकुम शाह चाहते थे कि मैं उनका दामाद बनकर उनकी जिम्मेदारियों को संभालूं। जब हुकुम शाह ने यह बात डैड के साथ की थी तब शायद पाकी का जन्म भी नहीं हुआ था। सच में? अध्यांश की बात सुनकर अश्वी हैरान रह गई। अध्यांश ने अपनी यादों का सिलसिला आगे बढ़ाया। और जब हुकुम रानी सा गर्भवती थी तब मैं रोज उनके गर्भ में रहने वाले बच्चे से बात करता था। मुझे खुद एहसास होता था कि आने वाला बच्चा एक लड़की ही होगी और मैंने उसी समय मम्मी और हुकुम रानी साहब को बता दिया था कि आने वाला बच्चा हमारी रानी साहिबा बनेगी। अध्यांश की बात सुनकर अश्वी को ईर्ष्या होने लगी। उसने आंखें सिकोड़ते हुए शक से अध्यांश से पूछा, राजा साहब, उस समय आपकी उम्र क्या थी? लेकिन अश्वी की आंखों में मौजूद ईर्ष्या का भाव अध्यांश ने नहीं देखा, इसलिए वह तो अपनी धुन में बोलता गया, 3 या 4 साल होगी, ज़्यादा नहीं। परंतु जब अध्यांश को अश्वी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसकी नज़र अश्वी पर गई। तब उसने उसकी आंखों में ईर्ष्या और शक को देखा और उसे समझ आ गया कि अश्वी ने अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछा। रिलैक्स, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि हुकुम रानी शाह के गर्भ में जो बच्चा था उसके लिए जो मुझे एहसास और लगाव था वह एहसास और लगाव मुझे पाकी के लिए कभी नहीं हुआ। उस समय मेरी उम्र छोटी थी लेकिन बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि जब मैंने पाकी को देखा तभी कहा था कि यह हमारी रानी साहिबा नहीं है। अध्यांश ने अश्वी की शंका दूर करने के लिए तुरंत अपनी अधूरी बात को पूरा किया। अध्यांश की अस्पष्टता के बाद भी अश्वी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन आगे जानने की उत्सुकता को रोक नहीं सकी। इसलिए उसने आगे पूछा, फिर आगे क्या हुआ? उस वक्त सबने मेरी बात का मजाक में उड़ाते हुए कहा कि मैं अभी बच्चा हूँ और बच्चे तो अपने मन में जो आए वही बोलते हैं। अध्यांश ने बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। अध्यांश की बात सुनकर अश्वी खड़क कर हंस पड़ी। हंसते हंसते उसने अध्यांश से कहा, यह सच है, एक 3-4 साल के बच्चे को भावनाओं और एहसासों के बारे में क्या पता होगा। आप जो सोचना चाहती है सोचिए, लेकिन मेरे एहसास गलत नहीं थे, क्योंकि सालों बाद जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब भी मुझे वही एहसास हुआ था जो उस वक्त हुआ था। अध्यांश की दलील सुनकर अश्वी का हंसना बंद हो गया। उसने गंभीर होकर अध्यांश की ओर देखा। उसकी आंखों में जो उलझन थी उसे अध्यांश ने भी महसूस किया। इसलिए उस उलझन को सुलझाने के लिए अध्यांश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं सच कहता हूँ जान, आज भी मेरा दिल जब जब आपको अनुभव करता है तब तब वही एहसास, वही लगाव अनुभव करता है। अध्यांश की अस्पष्टता सुनने के बाद भी अश्वी ने और कुछ नहीं बोला। अश्वी का अचानक बदला हुआ व्यवहार अध्यांश को परेशान करने लगा। उसने अश्वी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे अब नींद आ रही है। लेकिन अश्वी ने और कुछ नहीं कहा। नींद आने की बात कहकर उसने पूरी बातचीत को टाल दिया। अध्यांश ने भी आगे कुछ नहीं कहा। ओके, सो जाओ शांति से, गुड नाइट। अश्वी ने उसके माथे को चूमकर कहा, गुड नाइट जान। अध्यांश ने भी उसका माथा चूम लिया। अश्वी अध्यांश के ऊपर आकर अपना सिर उसकी छाती पर रखकर लेट गई। अध्यांश ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया, जिससे अश्वी को थोड़ी ही देर में नींद आ गई। अश्वी के सो जाने के बाद अध्यांश ने फिर से उसके माथे को चूमते हुए कहा, बस थोड़े दिन जान, उसके बाद मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा जिनका सामना आप बचपन से कर रही है। और उसने उसे अपने आलिंगन में समेट लिया।
रात इसी तरह से दोनों ने एक दूसरे के आलिंगन में बिताई। सुबह दोनों सबके उठने से पहले ही महल पहुंच गए, लेकिन जैसे ही अध्यांश ने महल में कदम रखा, तुरंत ही एक सत्ताधारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वहीं रुक जाओ राजा साहब। अध्यांश तो उस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन असवी के लिए वह आवाज़ बिल्कुल अज्ञात थी। वह डर के मारे अध्यांश का हाथ कसकर पकड़ ली और उसकी पीठ के पीछे छिप गई। सुबह सुबह इस तरह एक अनजाने लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज़ को सुनकर असवी की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत कसकर अध्यांश का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, वह फौरन अध्यांश के पीछे जाकर छिप गई। मॉम, असवी डर के मारे छिप गई, लेकिन अध्यांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वह धीरे से बुदबुदाया। केवल आवाज़ से ही असवी डर गई थी, और जब उसने अध्यांश के मुंह से मॉम सुना तो उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। असवी को सामान्य रखने के लिए अध्यांश उसे कुछ कहे उससे पहले ही वही अधिकारपूर्ण आवाज़ दोबारा गूंज उठी। अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने जनता दरबार बुला लिया राजा साहब? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अध्यांश ने अपनी माँ से शांत होकर बात करने के लिए कहा। आराम से मॉम, आप ये बात आराम से भी पूछ सकती थी। आपको पता है, आपके ये गुस्से से भरा आवाज़ सुनकर कोई डर रहा है। कौन डर रहा है? अध्यांश की बात सुनकर श्रेष्ठा जी ने अपनी भौहें उठाई और फिर तुरंत अध्यांश से सवाल किया। अध्यांश ने भी सीधा जवाब देने के बजाय थोड़ी अदा से कहा, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले आरती की थाली लेकर आइए, तभी बताऊंगा कि कौन आपसे डर रहा है। असवी अभी भी अध्यांश के पीछे छिपी हुई थी, तो श्रेष्ठा जी ने अध्यांश के साथ मजाक करते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो राजा साहब जैसे हमारी बहू को लेकर आए हो, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मॉम। अध्यांश ने भी उनकी मजाक का जवाब मस्ती में दिया। अध्यांश की बात सुनकर उसके पीछे खड़ी असवी को समझ आ गया कि अध्यांश क्या करने का सोच रहा है, इसलिए उसने फौरन अध्यांश से ऐसा करने से रोकने के लिए धीमी आवाज में कहा, अध्यांश आप क्या कर रहे हैं? इस तरह अचानक मुझे सबके सामने लाकर बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? प्लीज अध्यांश, ऐसा मत करिए, प्लीज अध्यांश। अध्यांश असवी को कुछ जवाब देता उससे पहले ही श्रेष्ठा जी ने अध्यांश से दोबारा सवाल किया, राजा साहब जो भी हो सीधा बताइए, ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। मॉम, पहले तो आप मुझे बार बार राजा साहब कहना बंद कीजिए, और दूसरी बात ये कि जाकर आरती की थाली लेकर आइए। इस सपाट लहजे में अध्यांश का कहना श्रेष्ठा जी को चुप करा गया और वह तुरंत महल के मंदिर की ओर चली गई। और फिर अध्यांश असवी की ओर मुड़कर उसे समझाने लगा, जान, हमारे रिश्ते के बारे में परिवार को आज नहीं तो कल बताना ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? पर मुझे डर लग रहा है। असवी ने अपनी घबराहट जताई। जान रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ, और डर किस बात का? मॉम, दादी माँ, चाची, ये सभी तो इंसान ही है, और वो भी शुद्ध शाकाहारी। असवी की घबराहट दूर करने और माहौल हल्का करने के इरादे से अध्यांश ने मजाक किया। अध्यांश के मजाक से असवी का डर कुछ कम हुआ, लेकिन वह नॉर्मल होने के बजाय चिढ़ गई। उसने झुंझलाते हुए अध्यांश को डांट दिया, अध्यांश, क्या ये मजाक का टाइम है? आपको पता है ना, पिछली बार जब मेरी मुलाकात मॉम, दादी माँ और चाची से हुई थी तो मैंने क्या ब्लंडर किया था। फिर भी आप मुझसे नॉर्मल रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, आप रिलैक्स हो जाओ। असवी की डांट खाने के बाद अध्यांश ने आगे कुछ न बोलना ही बेहतर समझा। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी श्रेष्ठा जी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आ गई, लेकिन अध्यांश तो असवी की ओर मुड़कर उसे समझा रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी मॉम उसके पास आकर खड़ी हो गई। श्रेष्ठा जी के साथ साथ उनकी सास और देवरानी भी थी। तीनों सास बहुएं दरवाजे पर आकर खड़ी तो हो गई, लेकिन उनका बेटा तो अपनी बहू को समझाने में व्यस्त था, जिससे उसे उनके आने का एहसास ही नहीं हुआ। जब अध्यांश मुड़ा नहीं तो गायत्री देवी ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से अध्यांश की पीठ पर हल्का सा प्रहार किया। भले ही गायत्री देवी की उम्र बढ़ गई थी, लेकिन उनकी ताकत आज भी एक जवान को शर्मिंदा करने लायक थी। गायत्री देवी की छड़ी की मार खाते ही अध्यांश दर्द से चिल्ला उठा, औच, और दर्द से कसमसाते हुए वह तुरंत पलटा। अध्यांश ने पलटकर देखा तो उसके सामने घर की 3 पीढ़ियाँ खड़ी थी। तीनों को देखकर अध्यांश ने तुरंत अपनी दादी माँ से शिकायत की, दादी माँ, क्यों मार रही हो? अब मैं छोटा नहीं हूँ। क्योंकि उसे पता था कि इस तरह उसे मारने वाला उसके घर में बस एक ही इंसान है।
गायत्री देवी ने भी अपनी अकड़ में ही जवाब दिया, तो दुनिया के लिए बड़ा हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरा आज भी वही छोटा सा बच्चा है जो दौड़ता हुआ आता और मेरी गोद में बैठ जाता। गायत्री देवी की बात सुनकर अध्यांश का गुस्सा ठंडा पड़ गया, जबकि उसके पीछे छिपी अस्वी की हंसी छूट गई। हालांकि वह धीरे धीरे हंस रही थी ताकि आवाज न आए, लेकिन उसकी हंसी का अंदाजा अध्यांश को हो गया। अस्वी की हंसी देखकर अध्यांश चिढ़ गया और उसने उसे परेशान करने की सोची। जान, बहुत हंसी आ रही है ना, रुक जाओ, मैं आपका सारा हंसना निकालता हूँ। अस्वी का ध्यान हंसी में ही था। तभी अध्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी पीठ के पीछे से बाहर निकालकर अपने पास खड़ा कर दिया और धीरे से, ताकि कोई और सुन न ले, उसने उसके कान में कहा, जान अब हंसो। अध्यांश का अचानक इस तरह करना अस्वी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। एक तो वैसे भी उसे अपनी तीनों सासों से डर लगता था और ऊपर से अध्यांश ने बिना किसी चेतावनी के उसे उन तीनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिससे अस्वी का डर और बढ़ गया। उसने अध्यांश का हाथ छोड़ दिया और आंखें झुका ली। जितना सदमा अस्वी को लगा था, उससे भी ज़्यादा राजवंश परिवार की तीनों देवियों को हुआ। उन्हें तो सपने में भी ख्याल नहीं था कि जिस लड़की को उन्होंने अध्यांश के लिए चुना है, अध्यांश उसी को अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर चुका है। हालांकि अभी तक तीनों इस बात से अनजान थी कि उनके बेटे ने बहुत पहले ही शादी कर ली है। अध्यांश क्या करने जा रहा है, यह देखकर कुछ समझने में ही नहीं आ रहा था। तीनों अपने ही विचारों में उलझी हुई थी। अध्यांश ने भी कुछ नहीं बताया था, इसलिए उनमें से कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। आखिरकार गायत्री देवी ने ही पहल करके अध्यांश से सवाल किए, अध्यांश, यह क्या है? अस्वी तुम्हारे साथ क्या कर रही है, और वह भी इतनी सुबह? और वह तुम्हारे पीछे क्यों छिपी थी? क्या तुम अस्वी को पसंद करते हो? अस्वी का छोड़ा हुआ हाथ फिर से पकड़ते हुए अध्यांश ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आपको हम दोनों को दरवाजे पर ही खड़ा रखकर सब कुछ जानना है या फिर अंदर भी आने की इजाज़त देंगी? हाँ तो अंदर आ जा, तुम्हें कौन रोक रहा है? गायत्री देवी ने अध्यांश के सवाल का जवाब दिया, ऐसे नहीं, पहले आरती तो उतारिए, फिर हम दोनों अंदर आएंगे। अध्यांश ने भी एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। तभी निहारिका जी की नज़र अस्वी की सिंदूर पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उन्होंने अपनी जेठानी और सासू माँ को भी इशारे में अस्वी का सिंदूर दिखाया, जिसे देखकर दोनों की भी हालत निहारिका जी की जैसी ही हो गई। तीनों के बदलते चेहरे के हाव भाव अध्यांश ने अच्छे से नोटिस किए। उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन अपनी हंसी को रोककर अध्यांश ने एक बार फिर अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आप आरती उतारेंगी या हम दोनों यहीं से वापस चले जाएं? अध्यांश के कहने के बाद भी तीनों देवियाँ वैसे ही खड़ी रही, तो अध्यांश ने इस बार अपनी माँ की ओर देखकर चिढ़े हुए स्वर में कहा, अब क्या मैं मुहूर्त निकलवाऊँ मॉम? अध्यांश की आवाज़ से तीनों का ध्यान अध्यांश और अस्वी की ओर गया। अध्यांश की बात सुनकर श्रेष्ठा जी ने गायत्री देवी की ओर देखा ताकि वे समझ सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गायत्री देवी के मन में भी कई सवाल थे, परंतु इस समय सबसे पहले अध्यांश की बात मानकर अध्यांश और अस्वी को अंदर आने देना जरूरी था। इसलिए गायत्री देवी ने आंखें झपकाकर श्रेष्ठा जी को हामी दी। गायत्री देवी की अनुमति मिलते ही श्रेष्ठा जी ने आरती की थाली निहारिका जी के हाथों में दी। निहारिका जी ने अध्यांश और अस्वी की आरती उतारकर दोनों को महल के अंदर आने दिया। अध्यांश अस्वी का हाथ पकड़कर उसके साथ अंदर आया। अध्यांश ने एक क्षण के लिए भी अस्वी का हाथ नहीं छोड़ा। नीचे हो रही हलचल सुनकर महल में मौजूद बाकी सभी लोग भी नीचे हॉल में आ गए। त्रिशिका तो दौड़कर अस्वी से आकर गले ही मिल गई। गुड मॉर्निंग भाभी माँ। मिलते ही त्रिशिका ने कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। अस्वी ने भी उतने ही प्यार से जवाब दिया। दोनों अपनी ही मस्ती में मग्न थे। त्रिशिका से बात करके अस्वी भी थोड़ी शांत हो गई थी, परंतु दोनों के बीच का यह बंधन देखकर राजवंश परिवार की त्रिदेवियाँ सबसे ज़्यादा हैरान थी। वैसे भी आज तीनों को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। काफ़ी समय तक तीनों ने धैर्य बनाए रखा कि अध्यांश सब कुछ बताएगा, परंतु त्रिशिका और अस्वी को ऐसे गले मिलते देखकर अध्यांश के मन से यह बात निकल ही गई कि उसे आज अपने परिवार को अपनी शादी के बारे में बताना है। जब तीनों का धैर्य टूट गया, तब गायत्री देवी अध्यांश के पास आई और उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। गायत्री देवी के ऐसा करने से अध्यांश का ध्यान अस्वी से हटकर अपनी दादी पर गया।
गायत्री देवी ने अध्यांश की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, यह सब क्या है अध्यांश? दादी माँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पहले आप शांति से बैठिए, कब से आप खड़ी है, थक जाएंगी। गायत्री देवी के सवाल का जवाब देने के बजाय अध्यांश ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे के पास ले जाकर बिठाया और फिर अस्वी को भी गायत्री देवी के पास ले आया। साथ ही अंगद और त्रिशिका को भी इशारा करके श्रेष्ठा जी और निहारिका जी को भी सोफे के पास ले आने के लिए कहा। अध्यांश का इशारा समझकर दोनों भाई बहन अपनी अपनी मम्मियों को लेकर सोफे के पास आ गए और दोनों को सोफे पर बिठा दिया। सबके बैठ जाने के बाद अध्यांश ने अस्वी के साथ मिलकर बारी बारी से अपनी दादी माँ, मम्मी और चाची के पैर छुए। तीनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अध्यांश और अस्वी ने आशीर्वाद भी ले लिया तो आखिरकार श्रेष्ठा जी ने उलझन में पूछा, अध्यांश कृपया अब तो बता कि ये सब क्या है, क्या तुमने अस्वी से शादी कर ली है? अध्यांश ने भी अपनी बात को ज़्यादा न खींचते हुए स्वीकार कर लिया, मॉम, हाँ मैंने अस्वी से शादी कर ली है। अगर तुझे अस्वी पसंद ही थी और तुझे उसी से शादी करनी थी तो तुझे हमें बताना चाहिए था, है ना? फिर क्या अब हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही तेरी ज़िंदगी में? अध्यांश ने जिस तरह आसानी से स्वीकार कर लिया था उससे गायत्री देवी ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा। गायत्री देवी का गुस्सा देखकर अब तो अस्वी भी घबराने लगी, परंतु अध्यांश शांति था। उसने बहुत ही शांत स्वर में अपनी बात रखी, सॉरी दादी माँ, पर मैंने अस्वी से अभी अभी शादी नहीं की है। हमारी शादी को 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। उसने बिना बताए ही 5 साल पहले शादी कर ली थी और बहू को उनसे छुपा कर रखा था। इस बात से गायत्री देवी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में ही गायत्री देवी अध्यांश के पास आई और उस पर हाथ उठाया, लेकिन गायत्री देवी का थप्पड़ अध्यांश के गाल पर पड़ने से पहले ही अस्वी अध्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे गायत्री देवी का थप्पड़ अध्यांश की जगह अस्वी के गाल पर पड़ गया। जान, अस्वी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही अध्यांश हैरानी से बोल उठा। अध्यांश को बचाने के लिए अस्वी खुद थप्पड़ खा लेगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे ही थप्पड़ की आवाज़ के साथ अध्यांश की आवाज़ भी आई, सभी की नज़रें अस्वी पर पड़ी, जो अपने गालों पर हाथ रखे हुए नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे। अध्यांश खुद भी हैरान था अस्वी के इस एक्शन से। अध्यांश ने अस्वी के सामने आकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके गाल पर प्यार से धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उससे पूछा, जान ये क्या किया आपने? क्यों आप मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आई? त्रिशिका भी अस्वी के पास आकर उसके गाल की ओर देखकर बोली, भाभी माँ, आपको दर्द हो रहा है ना? मैं अभी जाकर मरहम लेकर आती हूँ। और वह मरहम लेने दौड़ गई। अस्वी बेटी, सॉरी, हमने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। मैंने तो अध्यांश को मारने के लिए हाथ उठाया था, परंतु गलती से वो थप्पड़ आपके गाल पर पड़ गया। हमें माफ़ कर दो। गायत्री देवी ने भी अस्वी से माफ़ी मांगते हुए हाथ जोड़ लिए। गायत्री देवी का यूँ अपनी ओर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना अस्वी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उनके जुड़े हुए हाथ नीचे करते हुए कहा, नहीं दादी माँ, ऐसा सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं ही अध्यांश को बचाने के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। और वैसे भी आपको मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, जोड़ने के लिए नहीं। अस्वी की समझदारी पर गायत्री देवी के साथ साथ श्रेष्ठा जी और निहारिका जी को भी गर्व हुआ। अध्यांश से नाराज तो सब थे, परंतु उनमें से किसी ने भी गायत्री देवी की तरह थप्पड़ मारने का नहीं सोचा था। जब अध्यांश को बचाने के लिए अस्वी ने उसके गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ अपने गाल पर सह लिया, तो उन्हें भी अस्वी के लिए काफ़ी दुख हुआ। थोड़ी देर में ही त्रिशिका मरहम लेकर आ गई। अध्यांश ने तुरंत उसके हाथ से मरहम छीन लिया और अस्वी को सोफे पर बैठाने के बाद हल्के हाथों से उसके गाल पर मरहम लगाया। अध्यांश को यूँ अपने लिए चिंतित देखकर अस्वी ने उसे टोका भी, अध्यांश क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? परंतु अस्वी की बात मानने के बजाय अध्यांश उस पर ही गुस्सा हो गया। गुस्से में अध्यांश ने उसे डांटते हुए कहा, क्या ठीक है, जरा अपने गाल को देखो, दादी माँ की 5 उंगलियाँ छप गई है। और किसने कहा था आपको इतना बहादुर बनने को? दादी माँ मुझे थप्पड़ मारने वाली थी, तो फिर वह थप्पड़ आपने क्यों खाया? अब देखो अपनी हालत, पूरा गाल सूजकर लाल हो गया है। सॉरी। अध्यांश का गुस्सा देखकर अस्वी कुछ और बोल ही नहीं पाई।
अस्वी का सॉरी भी अध्यांश का गुस्सा शांत नहीं कर सका। क्या सॉरी? आपके सॉरी कहने से आपका दर्द कम हो जाएगा। पर अगर दादी माँ का थप्पड़ आपके गाल पर पड़ता तो दर्द आपको भी होता ना, और मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। अध्यांश का गुस्सा देखकर अस्वी ने नजरें नीची करके धीमी आवाज में कहा, जिसे सुनकर अध्यांश के चेहरे पर बिना चाहे भी एक मुस्कान आ गई। अध्यांश अस्वी से नाराजगी जताते हुए उसके गाल को सहला रहा था। उसी समय गायत्री देवी ने उससे सवाल किया, अगर तुमने 5 साल पहले ही शादी कर ली थी तो फिर इतने सालों तक तुमने अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों तुमने अपनी पत्नी और अपनी शादी को छुपा कर रखा? अध्यांश। गायत्री देवी के सवालों का जवाब देने के लिए अध्यांश ने अपनी शादी का सच्चाई बताने का फैसला किया। दादी माँ, मैंने अस्वी से शादी तो, परंतु अस्वी को यह बात समझ में आ गई तो उसने अध्यांश का हाथ पकड़कर उसे कुछ भी आगे बताने से रोक लिया और किसी को कुछ न बताने के लिए हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया और खुद ही बोल पड़ी, दादी माँ, अध्यांश ने मेरे कहने पर हमारी शादी को छुपाया था। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।